हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने टेस्ट पेपर देना आरंभ किया है और कल मैंने टेस्ट पेपर फर्स्ट आपको दिया था। आज मैं आपके लिए टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आया हूं। लिखा है मैंने टेस्ट पेपर फॉर सुपरटेट जूनियर सेकंड। मैं आपको कुल मिलाकर कोशिश पूरी करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा करा सकूं, टेस्ट पेपर के द्वारा करा सकूं, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। बस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, इन विच ईयर विलियम कैक्सटन सेट अप हिज प्रिंटिंग प्रेस। किस वर्ष में विलियम कैक्सटन साहब ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया था इंग्लैंड में। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। विलियम कैक्सटन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो सेटअप की थी, लगाई थी। तो इसलिए विलियम कैक्सटन का नाम विशेष याद रखिए और वो सन थी बेटा 1476, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो इन विच ईयर विलियम कैक्सटन सेट अप इज प्रिंटिंग प्रेस एंड द राइट आंसर इज 1476। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड आपको बताना है 450 से 1000, 450 से 1050, 450 से 1056 और 450 से 1066 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 450 से लेकर 1066 तक जो है उस पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड समटाइम एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बेट्स। यूनिवर्सिटी बेट्स हम सब ने पढ़े हैं, मैंने यूनिवर्सिटी बेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कुछ समय तक इन ऑप्शंस में से एक राइटर ऐसा था जिसको कि यूनिवर्सिटी बेट्स माना गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो यूनिवर्सिटी बेट्स नहीं है। ऑप्शन आपके सामने थॉमस किड, विलियम शेक्सपियर, थॉमस नॉर्टन, ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थॉमस किड। क्वेश्चन नंबर 4, रेनेसा गेव ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ मैन एंड लाइफ टर्म्ड एज। रेनेसा मूवमेंट ने एक न्यू कॉन्सेप्शन दिया मैन एंड लाइफ से कनेक्टेड और उसका नाम क्या रखा गया, टर्म्ड एज ह्यूमनिज्म, रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म या नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ह्यूमनिज्म। क्या कहा गया उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्शन को, जो मैन एंड लाइफ के लिए कॉन्सेप्शन आया जिसको टर्म दिया गया नाम ह्यूमनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक उटोपिया। ये क्वेश्चन विशेष कर याद रखिएगा आप लोग, उटोपिया के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो उटोपिया बुक किस राइटर ने लिखी थी, शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन या थॉमस मोर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थॉमस मोर साहब की बहुत पॉपुलर बुक है उटोपिया। क्वेश्चन 6, विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। आपको पहली इंग्लिश कॉमेडी का नाम बताना है। तो पहली इंग्लिश कॉमेडी है ऑप्शन सी, राल्फ रॉयस्टर डॉस्टर। कौन सी है साहब, राल्फ रॉयस्टर डॉस्टर। ये अंग्रेजी भाषा की पहली कॉमेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस। अगर हम बात करें फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस की तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस कौन सा था, एज यू लाइक इट, यूफ्यूज, ए लेडी इन द मून या नन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूफ्यूज जो है ये फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस कहा गया है। फॉर क्वेश्चन नंबर 8, इन 1604 किंग जेम्स अपॉइंटेड ए कमेटी ऑफ डैश स्कॉलर्स टू ट्रांसलेट द बाइबल। सन 1604 में किंग जेम्स ने एक कमेटी बनाई स्कॉलर्स की बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपको ये बताना है कुल कितने उसमें आपके स्कॉलर्स थे, 43, 45, 47, 49 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट विच लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट। जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया 1066 में, उसके बाद कोर्ट्स और गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी बन गई, इंग्लिश, फ्रेंच, नॉर्स या लैटिन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेंच। कौन सी भाई, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 10, द रेनेसा एंड द कमिंग ऑफ द प्रिंटेड बुक
टेंडेड टू सेट एंड स्टैंडर्डाइज। जब रेनेसा आया, रेनेसा के बाद जब प्रिंटेड बुक आई, तो उसने किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने का कार्य किया? स्पेलिंग्स को, ग्रामर को, इडियम्स को या पंक्चुएशन को। तो सबसे पहला काम रेनेसा और प्रिंटेड बुक के आने के बाद जो, अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें स्टैंडर्डाइज देने का कार्य हुआ, तो वो हुआ था स्पेलिंग्स को। काय को भैया? स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द 17th सेंचुरी विच एज इज नोन एज द अवेकनिंग ऑफ यूरोप। 17वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा युग हुआ, उस युग का एज का नाम बताना है, जिसको अवेकनिंग ऑफ यूरोप की संज्ञा दी गई। काय की भैया? अवेकनिंग ऑफ यूरोप। जैकोबियन एज को, रिस्टोरेशन एज को, एलिजाबेथन एज को या प्यूरिटन एज को। तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द प्यूरिटन एज। 17वीं शताब्दी में प्यूरिटन एज जो है उसको अवेकनिंग ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। किस ने शेक्सपियर साहब को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहा है? डॉक्टर जॉनसन, मिल्टन, टी.एस. एलियट या जॉन ड्राइडन। तो भैया क्रिटिक्स जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के लिए कहा है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट एसोसिएटेड विद चार्ल्स फर्स्ट एंड इज एक्साइल्ड सन, मोस्ट ऑफ देयर वर्क बिटवीन 1637 एंड 1660 आर। आपको उस ग्रुप का नाम बताना है, पोइट्स के ग्रुप का नाम बताना है जो कि चार्ल्स फर्स्ट से जुड़ा रहा, उनके जो एग्जाइल्ड संत थे उनसे जुड़ा रहा, और ये ग्रुप जो है वो एक्टिव रहा 1637 से 1660 के बीच। उस ग्रुप का नाम है मेटाफिजिकल पोइट्स, चौसेरियन पोइट, स्पेंसरियन पोइट या कैबिलियर पोइट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैबिलियर पोइट। कौन सा भैया ग्रुप? कैबिलियर पोइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फादर ऑफ कपलेट। कपलेट का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कपलेट, ग्रीन यानी रॉबर्ट ग्रीन, वॉल्टर साहब, अलेक्जेंडर पोप साहब या गोल्ड स्मिथ साहब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वॉल्टर। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर साहब के बारे में किसने कहा? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये जो सेंटेंस है ये यूज़ किया गया है शेक्सपियर के लिए, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने, थॉमस किड ने, डॉक्टर जॉनसन ने या बेन जॉनसन ने। तो भैया राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनके समकालीन राइटर बेन जॉनसन साहब ने ये बात शेक्सपियर साहब के लिए कही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642। 1642 में इन नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा जो इवेंट है वो हुआ? ठीक, एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इन्वेशन ऑफ आयरलैंड बाय क्रॉमवेल, थिएटर्स वर क्लोज्ड या ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थिएटर्स वर क्लोज्ड। 1642 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में जितने भी थिएटर्स थे उन सबको बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन। इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो कि फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन से कनेक्टेड नहीं है? तो पहले तो नाम याद कर लीजिए। फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन कहे जाते हैं सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मोलेट और स्टर्ने साहब। कौन कौन से? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मोलेट और स्मोलेट साहब। ठीक, सॉरी स्टर्ने साहब। तो इसमें स्टर्ने साहब नहीं है, इनकी जगह दे दिया है डैनियल डिफो को। तो इसलिए यही इसका राइट आंसर है डी, यानी कि फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन में डैनियल डिफो साहब नहीं हैं, बल्कि कौन है? स्टर्ने साहब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द डंसियड। द डंसियड वर्क के रचनाकार का नाम आपको बताना है। जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर पोप या डैनियल डेफो। तो भैया डंसियड की रचना की है अलेक्जेंडर पोप ने। 19 नंबर, हु इज नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर। फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर किसको कहा गया? फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर के रूप में कौन जाना जाता है साहब? तो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर के रूप में जानी जाती हैं एफ्रा वैन। कौन जाना जाता है? एफ्रा वैन को। तो विशेष ध्यान रखिएगा नाम आप, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर, तो एफ्रा वैन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी वॉज फर्स्ट पब्लिश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा आप लोग, डॉक्टर जॉनसन साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आने से पहले एक डिक्शनरी बनाई जिसको बनाने में उनको 9 वर्ष का समय लगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह डिक्शनरी किस वर्ष में पब्लिश हुई, 1750, 1755, 1758, 1760। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1755। 21 फ्रॉम विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम ब्लैक बिलोंग टू। अगर हम अंग्रेजी साहित्य के युगों की बात करें तो विलियम ब्लैक साहब किस एज से कनेक्टेड राइटर हैं? विलियम ब्लैक साहब किस एज के राइटर हैं? ऑगस्टन एज के, प्री रोमांटिक एज के, ट्रांजिशनल एज के या रोमांटिक एज के? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एज। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर। रेनेसा बिगैन विद द कन्क्वेस्ट ऑफ। रेनेसा का आरंभ हुआ कौन से शहर पर कन्क्वेस्ट के साथ? लंदन, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि जिसको हम कुंस्तिंतुनिया कहते हैं, न्यूयॉर्क या वेनिस? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुंस्तिंतुनिया। 23 द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन वाज। अगर ब्रिटेन की हम ओरिजिनल भाषा की बात करें तो ब्रिटेन की ओरिजिनल भाषा क्या थी? लैटिन, नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन या सेल्टिक? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सेल्टिक। कौन सी भाषा थी साहब? सेल्टिक भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। हु इज फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। किसको लेक स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है? अर्नल्ड साहब, वर्ड्सवर्थ साहब, कॉलरिज साहब, शैली साहब? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को लेक स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है। हु इज द फाउंडर ऑफ द क्लब। द क्लब के फाउंडर का नाम आपको बताना है। एडिसन साहब, बेकन साहब, जॉनसन साहब, ब्लैक साहब? तो भैया द क्लब की अगर हम बात करें तो द क्लब के फाउंडर कहे जाते हैं डॉक्टर जॉनसन यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 26। विच पोएम ऑफ टी एस इलियट कंक्लूडेड विद द संस्कृत वर्ड्स शांति शांति शांति। टी एस इलियट की उस पोएम का नाम बताना है जिसका समापन उस पोएम का संस्कृत भाषा के शब्द शांति 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 से होता है। द हॉलो मैन, द लव सॉन्ग, द बेस्ट लैंड या नन? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द बेस्ट लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। हाउ मैनी एरियल सॉन्ग्स डिड टी एस इलियट कंपोज। टी एस इलियट साहब ने कुल मिलाकर कितने एरियल सॉन्ग्स कंपोज किए हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 4। नेक्स्ट, हु रोट कल्चर एंड एनार्ची। कल्चर एंड एनार्ची के लेखक का नाम आपको बताना है। टी एस इलियट, पी बी शैली, टेनिसन या अर्नल्ड? तो भैया कल्चर और एनार्ची के लेखक का नाम है मैथ्यू अर्नल्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। शेक्सपियर पोएम के लेखक का नाम बताइए। शेक्सपियर के द्वारा लिखी पोएम का नाम नहीं पूछा है बल्कि शेक्सपियर पोएम, शेक्सपियर नामक पोएम जो है वह किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने पोएम लिखी है शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन आता है। विच इंग्लिश पोइट इन विक्टोरियन हैज ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। विक्टोरियन एज का वह कवि कौन सा है जिसके जीवन के प्रति जिसका जो नज़रिया है वो ऑप्टिमिस्टिक है यानी कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ रखता है और विक्टोरियन एज का पोइट है हार्डी, ब्राउनिंग, कीट्स शैली। कीट्स शैली तो है नहीं, रोमांटिक एज के हैं। हार्डी पेसिमिस्ट कहे जाते हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्ट कहे जाते हैं और दोनों के दोनों आपके विक्टोरियन एज के हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर पेसिमिस्ट पूछ लिया जाए तो हार्डी और ऑप्टिमिस्ट पूछ लिया जाए विक्टोरियन एज में तो ब्राउनिंग। क्वेश्चन 31। द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाई। लोटस ईटर्स पोएम जो है उसके राइटर का नाम बताना है आपको। किसने पोएम कंपोज की है हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिएगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 31 का बड़ी खुशी होती है जब आप लोग आंसर देते हैं। मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स पाकर जल्दी से नौकरी प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सा आप लोग मेरा भी साथ दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 आता है। विच रोमांटिक नॉवेल इज रिटन बाय लैम। इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल है जिसकी की रचना चार्ल्स लैम ने की है? क्लॉस्टर लैम, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैनफोर्ड? तो राइट आंसर है आपका रोजामंड ग्रे यानी कि रोमांटिक नॉवेल जिसको कि चार्ल्स लैम ने लिखा है। वैसे चार्ल्स लैम काय के लिए मशहूर है? अपने एसेज ऑफ इलिया के लिए, ढेर सारे अपने एसेज के लिए, लेकिन उनका रोमांटिक नॉवेल यहाँ पूछा गया है तो उसका नाम याद रखिएगा रोजामंड ग्रे। 33 नंबर पोएम। कीट्स पोएम ला बेला डैम सेंस मर्सी इज। कीट्स साहब के द्वारा लिखी गई पोएम ला बेला डैम सेंस मर्सी है क्या है?
बैलेड है, सोनेट है, ओड है, एलेजी है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 34, फॉर विच प्रोफेशन कीट्स हैज लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसका जॉन कीट्स के पास लाइसेंस तो था लेकिन उन्होंने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या लॉयर, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फार्मासिस्ट का लाइसेंस था लेकिन उन्होंने उस फार्मासिस्ट की को प्रैक्टिस कभी नहीं की। क्वेश्चन 35, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म के लेखक का नाम आपको बताना है। इसको ध्यान रख लीजिए, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखने के कारण रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के जो मुख्य पोइट हैं आपके पीबी शैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो नेचुरल सी बात इसका आंसर है पीबी शैली, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। नेक्स्ट, हु सेट्स कीट्स वॉज ए ग्रीक। किसने कहा कीट्स वॉज ए ग्रीक, कीट्स एक ग्रीक थे, किसने कहा? तो भैया शैली साहब ने कहा है कीट्स वॉज ए ग्रीक। 37 नंबर, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, पोएम का नाम है प्रेल्यूड। तो उसको उन्होंने किसको संबोधित किया है? जैन ऑस्टन को, कॉलेज को, पोप को, डॉक्टर जॉनसन को। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एस टी कॉलेज साहब को उन्होंने एड्रेस किया है पोएम प्रेल्यूड के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज ए। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक बहुत ही फेमस पोएम है टिंटन एबे। तो टिंटन एबे किस प्रकार की पोएम है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है या नन ऑफ दीज? तो आंसर ए आपका ऑप्शन सही है, टिंटन एबे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट जिसकी रचना मिल्टन साहब ने की वह क्या है? वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी? तो भैया जो सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन साहब का वह एक वर्स प्ले है। क्या है साहब? वर्स प्ले है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो जॉन मिल्टन साहब का जन्म रट लीजिए आप लोग, 9 दिसंबर 1608, यानी कि ए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाई। कॉमेडी ऑफ एरर्स के लेखक का नाम आपको बताना है। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एल्फ्रेड टेनिसन। तो राइट आंसर है आपका विलियम शेक्सपियर साहब। क्वेश्चन 42, वीनस एंड एडोनिस इज बाई। वीनस एंड एडोनिस के लेखक का नाम बताना है। शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ? तो भैया वीनस एंड एडोनिस के लेखक का नाम है जो इस पोएम के, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज पोएम के लेखक का नाम आपको बताना है। कमला दास, निसिम एजकिल, रामानुजन या वॉल्ट विटमैन? तो भैया एंटरप्राइज पोएम जो है उसके लेखक का नाम है हमारे निसिम एजकिल साहब। अगला क्वेश्चन आता है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में इनॉग्रेशन सेरेमनी में रिसाइट करने के लिए आमंत्रित किया था? आपको उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है। जॉनसन, निक्सन, रूजवेल्ट या कैनेडी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कैनेडी साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर आनंद गॉट पद्म भूषण। आनंद साहब को यानी कि मुल्कराज आनंद जी को पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष में प्राप्त हुई? 1960, 1963, 1965, 1967? तो ध्यान रखिएगा पद्म भूषण मिला आनंद साहब को, मुल्कराज आनंद जी को 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्ट टाइप ऑफ वर्क इज अल्फाबेट ऑफ लस्ट रिटन बाय कमला दास। कमला दास जी का एक पॉपुलर वर्क है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। किस प्रकार का वर्क है ये? प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है या पोएम है? तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, एक नॉवेल है कमला दास जी के द्वारा लिखी गई, अल्फाबेट ऑफ लस्ट। 47 नंबर, इन विच ईयर कमला दास कलेक्शन ऑफ पोएम्स या अल्लाह वॉज पब्लिश्ड। कमला दास जी के द्वारा एक पोइटिक कलेक्शन है जिसका नाम है या अल्लाह, उसका पब्लिकेशन कब हुआ? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2001 में या अल्लाह जो कलेक्शन है
कमला दास जी का उसका पब्लिकेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इन विच ईयर आर एन टैगोर वॉज रिवॉर्डेड इन नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस वर्ष में दी गई? 1912, 1913, 1914, 1915। तो विशेष ध्यान रखिए 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला है और 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 49। विच वॉज हेमिंगवेज फर्स्ट पब्लिश नॉवेल। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स में से पहली पब्लिश नॉवेल उनकी कौन सी है? इन अवर टाइम, ए फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ए फेयरवेल टू आर्म्स। हु इज द ऑथर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक का नाम आपको बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, आर के नारायण, कमला दास। तो भैया लीव्स ऑफ ग्रास की जब हम बात करते हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास के पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर। ए स्टेटमेंट विच में कंटेन टू और मोर मीनिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? एनेक्डोट, एपिग्राफ, एम्बिग्यूटी या फॉइल। तो भैया उसको कहा जाता है एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दो अर्थ वाला, ठीक है ना साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। ए वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन। ध्यान सुनिएगा, एक वर्स जिसमें कि 8 लाइन्स के स्टैंजा हों और प्रत्येक लाइन में 11 सिलेबल्स हों, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी वर्स जिसमें कि 8 लाइन्स का स्टैंजा हो, हर लाइन में 11 सिलेबल्स हों, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पेंसेरियन स्टैंजा, बैलेड, ऑटेबा रिमा या राइम रॉयल। तो भैया उसको कहा जाता है ऑप्शन सी, ऑटेबा रिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 53। वॉट मीटर इज ए सोनेट रिटन इन। जब कोई सोनेट लिखी जाती है तो उसका मीटर क्या होता है? यहाँ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, METRE। हाँ, तो उसका मीटर क्या होता है, मतलब छंद क्या होता है? वॉट मीटर इज ए सोनेट रिटन इन। किस मीटर में लिखी जाती है सोनेट? तो भैया स्पोंडिक टेट्रामीटर, इयम्बिक पेंटामीटर, इयम्बिक टेट्रामीटर या इयम्बिक ट्राईमीटर। तो भैया जब कभी भी कोई सोनेट लिखी जाती है तो उसका जो मीटर होता है वो होता है इयम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है साहब? इयम्बिक पेंटामीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 54। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस में से आपको सही सेंटेंस चुनना है। आल्म्स इज गिवन टू बेगर, आल्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स या नन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कारण ये है आल्म एक ऐसा नाउन है, आल्म्स, जो कि हमेशा प्लूरल नंबर में यूज़ होता है और उसके साथ नाउन जो है वो भी उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल नंबर में जाती है। तो इसमें आर लगा हुआ है। तो दान, आल्म्स का मतलब होता है दान, तो दान किसको किया गया? भिखारियों को। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट शब्द में नीचे दिए गए सफिक्स में से कौन सा सफिक्स जोड़ा जाए जो कि वह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए? एलवाई जोड़ा जाए, जस्टली बन जाएगा। IFY जोड़ा जाए तो जस्टिफाई, ICE जोड़ा जाए तो जस्टिस और ING जोड़ा जाए तो जस्टिंग। तो इनमें से कौन सा सफिक्स बिल्कुल सही रहेगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भैया जस्टिस, ICE जोड़ दीजिए, बन जाएगा जस्टिस, जो कि बिल्कुल सटीक क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 56 नंबर। द प्लूरल फॉर वुमेन डॉक्टर इज। अगर एक आपके सामने लिखा हुआ आ जाए वुमेन डॉक्टर और आपसे कहा जाए इसका प्लूरल क्या होगा, तो वुमेन का हम जानते हैं विमेन हो जाएगा, WOMEN, और डॉक्टर का डॉक्टर्स। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, नीचे ज़रूरत नहीं, वुमेन डॉक्टर्स। अब इसमें देखिए एक में वुमेन लिखा हुआ है तो डॉक्टर्स हो गया, इसमें वुमेन लिखा है तो इसमें डॉक्टर ही लिखा है खाली। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला। पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। इनमें से कौन सा पंचुएशन सही है? यू सी शी कांट फॉरगेट सर, यू सी शी कांट फॉरगेट सर, यू सी शी कांट फॉरगेट सर, यू सी शी कांट फॉरगेट सर। देखो भैया फोर्थ हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डैश लगा हुआ है, बीच में डैश की आवश्यकता नहीं। यू शी कांट फॉरगेट सर, ठीक।
तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यू सी कॉमा शी कांट, सही लिखा है, फॉरगेट कॉमा सर और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 58 द टेरजा रिमा इज ए स्टेंजा ऑफ, टेरजा रिमा जो होता है वह स्टेंजा कितनी लाइंस का होता है, ध्यान रख लीजिए ये आप लोग थोड़ा बहुत, और मैं आपको दे रहा हूँ लगातार, आप चिंता ना करें बिल्कुल। तो टेरजा रिमा जो होता है वह 3 लाइंस का स्टेंजा होता है, 3 लाइंस का स्टेंजा होता है टेरजा रिमा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59, बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स, बॉब कैन रन 100 मीटर्स 20 मिनट्स, METRS, ठीक है, MET, हाँ सही है सॉरी, बॉब कैन रन 100 मीटर्स 20 मिनट्स, तो बॉब जो है वह 100 मीटर 20 मिनट में दौड़ सकता है, तो 20 मिनट में, तो मैं के लिए यहाँ एट अबाउट, इन अराउंड या एट इन आएगा, तो इसके लिए आएगा इन अबाउट, लगभग में, ठीक है साहब। नेक्स्ट 60, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर डैश द मनी यू यूज्ड, आपको किससे मिलना है, मैनेजर से, काय के लिए, जो आपने पैसा खर्च किया उसके लिए, के लिए, तो के लिए अभी मैंने प्रोपोजिशन पढ़ाए हैं और आपको बताया है फॉर शब्द आता है। नेक्स्ट, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश इन द क्लास, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश इन द क्लास, स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक या हैविंग स्मोक, तो भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मोकिंग। क्वेश्चन 62, द यंग वन इज ऑफ स्वान इज, स्वान शब्द का जो यंग वन होता है, बेबी होता है, उसको क्या कहते हैं, किटेन, चिकन, सिग्नेट या फोन, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिग्नेट। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो कि बिना किसी पूर्व प्रिपरेशन के दे दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं साहब, तो बिना प्रिपरेशन के दी जाने वाली स्पीच को कहा जाता है एक्सटेम्पर, क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पर। 64 नंबर, विच इज करेक्ट स्पेल बर्ड, इसमें आपको करेक्ट स्पेल बर्ड बताना है। एरोप्लेन, इसमें सभी स्पेलिंग पढ़ने के बाद प्रोनाउंसिएशन एरोप्लेन का आ रहा है, तो एरोप्लेन की राइट स्पेलिंग होती है AEROPLANE, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, द सिनोनिम फॉर इनेट इज, इनेट शब्द का सिनोनिम बताना है, तो इनेट का मतलब होता है जन्मजात, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर जा रहा है, इनबॉर्न, उसका अर्थ भी होता है जन्मजात। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ फीड, फीड शब्द का एंटोनिम आपको बताना है, नॉरिश, फॉस्टर, सस्टेन या स्टार्व, तो भैया जब एंटोनिम पूछा गया अपोजिट, फीड में खाया हुआ, स्टार्व में भूखा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड एरर, देखिए नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड, अब ए ऑप्शन हो गया, टू गिव अप देयर सीट, बी टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन ए स्टेक, नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड टू गेट अप देयर सीट। अब यहाँ देखिए इसमें आया है नोबडी और यहाँ आ गया है देयर, हम सब जानते हैं नन, नो वन, नोबडी, ये शब्द ऐसे हैं जिनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, और यहाँ होना चाहिए था हिज सीट, ठीक, क्योंकि इनके साथ ये स्पष्ट नहीं होता है कि जेंडर क्या है, मेल की बात हो रही है या फीमेल की, तो इसलिए यहाँ आप हिज का प्रयोग करें तो सही होता, तो इसका मतलब एरर काय में है आपके बी में, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला 68, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रिंग टू बुक, आपको ब्रिंग टू बुक इडियम का मीन्स बताना है, वर्क, फूल, पनिश या नन, तो भैया ब्रिंग टू बुक जो होता है उसका इडियम का अर्थ होता है पनिश, क्या अर्थ होता है भैया, पनिश। नेक्स्ट, 10 पाउंड्स डैश मनी, 10 पाउंड्स डैश मनी, तो देखिए क्या है, आर ए लॉट ऑफ मनी, इज द लॉट ऑफ मनी, इज ए लॉट ऑफ मनी या नन, तो भैया 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, कैसा टीचर है, रिटायर या नन, तो ही इज ए रिटायर्ड टीचर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वह अवकाश प्राप्त टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 71,
71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम ह्यूमन सर्विस। अगर आपसे इडियम पूछ लिया जाए ह्यूमन सर्विस तो उसका अर्थ क्या होगा, तो भैया उसका अर्थ होगा ह्यूमन सर्विस का एक्सीलेंट वर्क। कैसा वर्क? एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य आप कह सकते हैं, तब या श्रेष्ठ कार्य, तब ह्यूमन सर्विस का ये आपका सटीक अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन इज करेक्ट पैसिव ऑफ। पैसिव वॉइस बताना है, नोबल्स इंटरेस्ट मी, नोबल्स इंटरेस्ट मी। तो नेचुरल सी बात आई से इसका स्टार्टिंग होगा। नोबल्स इंटरेस्ट मी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई के साथ लगेगा एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो गई इन नोबल्स, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोबल्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया देखिए सेंटेंस क्या है, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अब आपका आता है 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्पीच में चाहे नरेशन चैन बनाना है, इसका नरेशन चैन करना है। दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो भैया दे सेड का दे सेड हुआ, ठीक, कंजक्शन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी को दे में चेंज किया तो दे हो जाएगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा, फिर लिव्ड का तो लिव्ड ही रहेगा, हियर का हो जाएगा देयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये सब लिखा है दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 आज के वीडियो का, विश यू ए हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी, विश यू ए हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी। तो भैया विश सीधा सीधा आ गया, विशिंग सेंटेंस है, तो नीता बिस्ड मी, नीता बिस्ड मी। अब विश यू की जगह तो बिस्ड हमने लगा ही दिया, बचा क्या, ए हैप्पी जर्नी, तो भैया नीता बिस्ड मी ए हैप्पी जर्नी, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये 75 क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा में। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें और खूब डट के मेहनत करें। मुझसे जो हो सकता है एक मैक्सिमम वो मैं करने का प्रयत्न आपके लिए करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।